हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आज आगे की कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, जैसे आप पहले जान चुके हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण होगा तो उसको लिखते हैं a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। तो जैसे आप जानते हैं कि दो समीकरण होते हैं तो इनका ग्राफ बनता है ना। जैसे मान लो ये ग्राफ बनता है, हो सकता है एक समीकरण ऐसे जाए, हो सकता है एक समीकरण ऐसे जाए, तो हो सकता है कभी कभी ये समांतर चले जाते हैं। देख रहे हो एकदम बराबर जा रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में क्या कहा जाएगा? समांतर कहा जाएगा। अब जो है मान लो ऐसा है कि दोनों समीकरण एक ही प्रकार के हैं और वो जहां से ये जाना चाह रहा है वहीं से दूसरा भी जाना चाह रहा है, तो इसको संपाती बोला जाता है। मान लो एक ऐसा गया और एक ऐसे चला गया, तो जहां दोनों कट कर रहे हैं, ये देखो जहां दोनों कट कर रहे हैं ये इनका हल हो जाता है। तो कैसे इनको पता लगाएंगे, यही चीज आज हमें देखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, जैसे ये समीकरण होगा दो आपके पास, इसकी तुलना करो। a1 अपान a2 निकालो, b1 अपान b2 निकालो, c1 अपान c2 निकालो। अगर सब आपस में बराबर आ जाएं तो ये क्या होता है, इनसे जो रेखा बनेगी वो कैसी होगी? वो संपाती होगी। संपाती से अर्थ क्या है कि जैसे ये हमने बनाया तो जहां से ये जाना चाह रही है समीकरण एक का, वहीं ऊपर से ही दूसरी भी जाएगी, ये मतलब होता है इसका। अब जैसे दूसरी कंडीशन, ये तो पहली हो गई। मान लो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। देखिए ये वाला नॉट इक्वल हो, a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो बराबर हो, लेकिन c1 अपान c2 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल ना हो, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति में जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। अब समांतर से क्या मतलब है कि जैसे ये ग्राफ है तो मान लो एक यहां से जा रहा है तो जस्ट एकदम ऐसे सीधे सीधे जाएगा। समांतर का अर्थ आप समझते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती हैं, ये समांतर होंगी। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ऐसा हो जाए कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 आपस में बराबर ना हो, तो इसमें क्या होता है? समीकरण का अद्वितीय हल होता है। समीकरण का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल क्या है? अद्वितीय हल देखो, ध्यान से समझना। देखो जैसे ये बना हुआ है ग्राफ, अब यहां से एक रेखा गई और एक रेखा ये गई, तो देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक ये और इधर। तो हमेशा जानते हो किसी बिंदु का निर्देशांक x, y लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे x अक्ष पे कितनी दूर आया हो, यहाँ से जब मिलाओगे तब पता चल जाएगा, और उसके बाद y अक्ष पे ये कितना गया हो पता चल जाएगा। तो तुम्हें x का मान भी मिल जाएगा और y का भी मान मिल जाएगा। जब x y का मान मिल जाएगा तो इससे ये पता चल रहा है कि इस समीकरण में x के स्थान पर जो मान आए वो होना चाहिए और y का जो मान आए वो होना चाहिए। अब ये अद्वितीय शब्द से क्या मतलब? अद्वितीय का मतलब कि x का कोई एक ही मान होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता। अद्वितीय, द्वितीय नहीं होगा, केवल एक ही मान ऐसा होगा x का और y का भी। तो ये दो तीन स्थितियां होती हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, इनको संगत हल भी बोला जाता है। इनको क्या कहते हैं? संगत हल। और जो पहला वाला है इसको असंगत हल कहते हैं, असंगत हल ऐसा भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे जो है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसके असंगत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। जैसे इसमें क्या है? अद्वितीय है, यानी मतलब कोई एक ही मान इसको संतुष्ट करेगा, और इसमें कई ऐसे मान हो सकते हैं जो इसको संतुष्ट कर डालेंगे। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। इसके आगे कल आप देखेंगे हम कि जो होता है ये वज्र गुणन, तीसरी विधि, जो इसको हल करने की विधि होती है वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि को देखेंगे। ठीक।